हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली बीपीएससी। जीएस दोज का यह हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इस वीडियो में भी हम टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप ओनली बीपीएससी के वेबसाइट पे जाकर इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको अटेम्प्ट करना है और कोशिश करना है कि आप उसको कॉपी पर लिखें कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। अगर 8, 9 या 10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर 5, 6 और 7 हो रहे हैं तो तैयारी आपकी अच्छी है, लेकिन और प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर 5 से नीचे आ रहा है तो आपकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की आवश्यकता है और डेली रिवीजन करने की आवश्यकता है। ये सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि अगर यहाँ गलती होगा तो एग्जाम में गलती होने की संभावना बहुत कम होगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? फर्स्ट ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव। दूसरा है वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तीसरा है चिलियांवाला का युद्ध, डलहौजी के विरुद्ध मराठे। और चौथा है खुर्दा का युद्ध, निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आपको पता होना चाहिए कि बक्सर का युद्ध जब हुआ था तो वह मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव नहीं था, ठीक है। क्योंकि मीर जाफर जो है, आपको याद होगा कि जो पलासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, तो मीर जाफर ही वो दुष्ट था जो रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल करके और मीर कासिम के अगेंस्ट हो जाता है और मीर कासिम 1757 के युद्ध में हार जाता है। तो बक्सर के युद्ध की जब हम बात करेंगे तो यह कब हुआ था? यह हुआ था आपको 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। इस युद्ध में कौन कौन थे? तो मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और उस समय का जो वो मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, यह सभी लड़े थे। और अगर पूछे कि अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने नहीं बल्कि हेक्टर मुनरो ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने किया था कब? 1757 में, और हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में 1764 में किया था। तो यह तो बिल्कुल सुमेलित नहीं है। सेकंड है वांडीवास का युद्ध। तो वांडीवास का युद्ध आपको पता होगा कि यह हुआ था 22 जनवरी 1760 ईस्वी में। और यह किसके विरुद्ध हुआ था? तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि फ्रांसीसियों के विरुद्ध अंग्रेज लड़े थे और इसमें फ्रांसीसियों की बुरी तरीके से हार हुई थी, या ये कहिए कि इनका राम नाम सत्य हो गया था यहाँ, यानी कि इसके बाद फ्रांसीसी भारत छोड़कर चले गए थे। तो दूसरा सही है। आगे का ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि क्या पता एग्जाम में क्या पूछ ले। हो सकता है डायरेक्ट स्टेटमेंट यही पूछ ले कि चिलियांवाला का युद्ध कब हुआ था या खुर्दा का युद्ध कब हुआ था, यह भी पूछ ले सकता है आपसे। तो चिलियांवाला का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1849 में हुआ था। चिलियांवाला का युद्ध में डलहौजी के विरुद्ध मराठे नहीं थे। डलहौजी उस समय क्या था? डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल था। तो यह अंग्रेजों के विरुद्ध सिख लड़े थे, मराठे भी नहीं थे। चिलियांवाला के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध सिख लड़े थे और इसमें यह जो युद्ध था वह निर्णायक युद्ध नहीं था, यानी कि इसका कोई परिणाम नहीं निकला था। अगर हम बात करें खुर्दा के युद्ध की, तो 1795 ईस्वी में खुर्दा का युद्ध हुआ और यह निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, यह भी गलत है, बल्कि निजाम के विरुद्ध कौन थे? तो निजाम के विरुद्ध मराठे थे। और इसमें जीत किसकी होती है? तो जीत मराठों की होती है, यानी कि निजाम की इसमें हार हो जाती है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जब भी निगेटिव वर्ड आए, हमने आपको कहा है कि सबसे पहले इसको हाईलाइट कीजिए, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जो सही ऑप्शन है बहुत बार आप वही लगा के आ जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह कहने का मतलब लोकसभा अध्यक्ष के बारे में है, सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। यहाँ पर कह रहा है स्टेटमेंट कि मान लीजिए कि नई लोकसभा चुन करके आई, जैसे इस बार 17वीं लोकसभा चुन के आई, ठीक है। तो 17वीं लोकसभा जो चुन के आई उसके पहले ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष थे, यानी कि जिनको स्पीकर भी कहा जाता है। अगर मान लीजिए कि वह इस बार हार जाते और भाजपा चाह रही थी कि फिर से उनको लोकसभा अध्यक्ष बना दिया जाए, तो क्या वह बनते? तो हाँ, बिल्कुल। अगर वो हार जाए तब भी वह लोकसभा के अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन अपने निर्वाचन के बाद, निर्वाचन यानी कि लोकसभा अध्यक्ष जब वो बन गए उसके 6 माह के भीतर सदन के सदस्य उनको हो जाना पड़ेगा, यानी कि कोई उनके लिए सीट खाली कर रहे या वो मनोनीत होकर के आए, लेकिन उनको फिर से 6 महीने के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो
अध्यक्ष पद से हट जाएंगे। तो यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि वह अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। अगर आपसे यह पूछ ले कि लोकसभा अध्यक्ष के बारे में किस आर्टिकल में है, तो यह भी ध्यान रखिएगा आर्टिकल 93 में है। लेकिन अगर त्यागपत्र की बात कह रहा है तो वह किस में है, तो आर्टिकल 94 के ख में है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। तो अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो उपाध्यक्ष को देता है, क्योंकि जो भी एमपीज सिलेक्ट होकर के आते हैं, इलेक्ट होकर के आते हैं, उनमें से ही हम लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, यह भी बिल्कुल सही है। प्रथम अध्यक्ष करने का मतलब जब 1952 में पहली लोकसभा चुनी गई थी, तो उस समय जो गणेश वासुदेव मावलंकर थे उनको अध्यक्ष बनाया गया था, और यह अपने मरते दम तक यानी कि 1956 तक ये उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आते हैं उनको शपथ कौन दिलवाता है, तो प्रोटेम स्पीकर दिलवाते हैं। और लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं, एक बार वह सदस्य के रूप में शपथ ले चुके होते हैं, तो दूसरी बार वह अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है, यानी कि नीचे से हमको ऊपर की ओर बताना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए कि हिमालयन जो रेंज है उसमें कौन कौन सी श्रेणियां हैं और किसका क्रम क्या है। तो आप इस पिक्चर के थ्रू देख लीजिए। आप यहाँ पे देखेंगे, अगर हम लोग नीचे से चलेंगे, क्योंकि सवाल में ही है कि दक्षिण से उत्तर की ओर आपको बताना है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है ये शिवालिक रेंज। ठीक है, शिवालिक रेंज के बाद आता है आपको पीर पंजाल रेंज। ठीक है, पीर पंजाल रेंज के बाद आता है ग्रेटर हिमालयन के बाद में है आपको ये सब छोटे छोटे रेंजेस हैं, लद्दाख हो गया, कैलाश हो गया, उसके बाद जास्कर हो गया, काराकोरम हो गया। लेकिन इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सवाल में हमसे पूछ रहा था कि शिवालिक है, सवाल में ऑप्शन में था कि लघु हिमालय है और महान हिमालय है, जिसको ग्रेट हिमालय कहते हैं। तो यहां से तो आपको पता चल रहा है कि शिवालिक नीचे है और ग्रेट हिमालय उसके बाद है, लेकिन जो बीच का है वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो सिंपल इसमें देख लीजिए, सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले शिवालिक आता है, शिवालिक के बाद लघु आता है और लघु के बाद महान आता है। ठीक है, लेकिन बहुत बार अगर डीप में आपसे पूछ ले, और कभी कभी यह भी पूछ सकता है कि इन श्रेणियों में कौन सी पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है। जैसे कि अगर आपसे पूछ ले कि माउंट एवरेस्ट किस में है, तो माउंट एवरेस्ट आपको महान वाले में है। कंचनजंगा किस में है, तो यह भी महान वाले में है। इस तरीके से भी पूछ सकता है, लेकिन और डिटेल में या और क्लियर में भी आपको ध्यान रखना है कि ABCD जो दिया है, सबसे ऊपर कौन सा है, तो काराकोरम रेंज है, उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर, फिर कैलाश। ठीक है, उसके बाद ग्रेट हिमालयन आ गया, फिर लेसर हिमालयन आ गया, यानी कि ग्रेट के बाद ये जो लाइन है ये ग्रेट हो गया, फिर बीच का जो है वो लेसर है, और जो सबसे नीचे है वह शिवालिक रेंज हो गया। तो अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, तो सबसे नीचे हम बात कर रहे हैं, तो सबसे नीचे हो जाएगा शिवालिक। तो शिवालिक किस में है, तो शिवालिक B और D में है, यानी कि A और C गलत हो जाएगा। शिवालिक के बाद कौन सा था, लघु हिमालय, लेसर हिमालय, ये सही है। उसके बाद कौन सा था, तो महान हिमालय, यानी कि B ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से आया है कि कौन सा सही नहीं है, तो जेनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, जो हवा से भारी होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। दूसरा है कि बोरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी कि फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में इसका यूज होता है, तो यह बिल्कुल सही है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, तो यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। पूछ रहा था कि कौन सा सही नहीं है, तो हंसाने वाली गैस को नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है, यह स्टेटमेंट गलत है। नाइट्रिक ऑक्साइड का अगर हम आपसे फॉर्मूला पूछे, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है NO, यानी कि नो एक तरीके से। लेकिन हंसने वाली गैस फिर किसको कहते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग हंसने वाली गैस कहते हैं, यानी कि हंसने वाली गैस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो N2O। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में
जब ऑप्शन देगा, सिंपली क्वेश्चन पूछेगा कि हंसने वाली गैस इनमें से कौन है, NO होगा, N2O होगा, NO2 लिख देगा, इस तरीके से पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO को कहते हैं, और N2O जो हंसाने वाली गैस है उसको हम लोग कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शंस है, यानी कि किसके द्वारा बंटवारा किया जाता है, सवाल यह पूछ रहा है। वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर, वित्त आयोग की सिफारिश पर, नाबार्ड की सिफारिश पर, या रिजर्व बैंक की सिफारिश पर। ऐसे क्वेश्चन में अगर आप पढ़े होंगे तो बहुत आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे कि केंद्र और राज्य के मध्य जो वित्त का बंटवारा होता है वह वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। वित्त आयोग जो है यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय उसको कहते हैं जिसका वर्णन संविधान में किया गया है। तो अगर आपसे यह भी सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि वित्त आयोग जो है वह किस आर्टिकल में है, तो 280 आर्टिकल में वित्त आयोग का जिक्र किया गया है। यह भी सवाल पूछ सकता है कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग का गठन किया गया है, तो अभी 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष जो है वह है नंद किशोर सिंह, इसको ध्यान रखिएगा। यह भी बहुत बार पूछ सकता है कि जो 15वीं वित्त आयोग है या 15वीं वित्त आयोग का टाइम पीरियड क्या है, तो यह आपको पता होना चाहिए कि 5 साल के लिए, 5 इयर्स के लिए राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और जो वित्त आयोग है अपना जो परिणाम है या जो अपना रिसर्च है वह किसको प्रस्तुत करता है, तो अपना रिपोर्ट भी वह राष्ट्रपति को ही सबमिट करता है वित्त आयोग। ठीक है। तो सवाल यह था कि इसका टाइम पीरियड क्या है, कब से कब तक है, तो 2021-22 से लेकर के 2025-26 के लिए यह 15वीं वित्त आयोग है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि अकबर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में इसी का शासन था। तो आपको यह पता होना चाहिए, पहली बात कि अकबर का टाइम पीरियड क्या था, दूसरी बात ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ, तभी आप ऐसे प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। तो इसका शासनकाल क्या था, आपको पता होना चाहिए कि 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड था। किसका, अकबर का। और अगर हम पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ, तो इसका गठन हुआ था 1600 ईस्वी में। ठीक है। सवाल यह भी बहुत बार पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई, तो गठन हुआ जरूर इसका 1600 ईस्वी में, लेकिन इसका आगमन पूछेगा। गठन हुआ है 1600 में, लेकिन आगमन भारत में कब हुआ है, तो आगमन हुआ है इसका 1608 ईस्वी में। तो अगर प्रश्न पूछ ले कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जब आगमन हुआ तो भारत में अकबर का शासन था, तो वह गलत हो जाएगा। लेकिन सवाल पूछ रहा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ कब हुआ, 1600 ईस्वी में, तो उसमें शासक कौन था, तो आप टाइम पीरियड देखिए, अकबर था, यानी कि यह सही है। दूसरा है कि इसके दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो हॉकिंस था। तो हॉकिंस, ये गलत हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि हॉकिंस अकबर के टाइम में नहीं बल्कि जहांगीर के टाइम में आया था। तो इसके टाइम में कौन आया था, तो रॉल्स फिंच नामक एक अंग्रेज था। यह फर्स्ट अंग्रेज व्यापारी था जो भारत आया था। और यह जब भारत आया तो यह फतेहपुर सीकरी और आगरा खूब भ्रमण करता है, फिर यह इसके दरबार में आता है। नेक्स्ट है कि इसने दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में की थी, यह भी सही है। और इसने बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में मिलाया, यह भी सही है। इसमें सिर्फ बिहार नहीं, बिहार के साथ साथ बंगाल भी था, यह भी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। एक तरफ है प्रावधान, यानी कि हमारे संविधान में जो प्रावधान लिए गए हैं, और दूसरा है स्रोत। तो पहला है मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। आपको पता होना चाहिए कि यह बिल्कुल सही है, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया। यानी कि अधिकार आप ऐसा भी याद कर सकते हैं कि जब अधिकार दिखाने की बात आती है तो अमेरिका अपना अधिकार दिखाता है, लेकिन जब कर्तव्य निभाने की बात आती है तो रशिया निभाता है। यानी कि यह भी ध्यान रखिएगा कि कर्तव्य किसके द्वारा है, कहां से लिया गया है, तो रशिया से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशकता, तो यानी कि डीपीएसपी, तो डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है, यह भी सही है।
केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं, यह गलत है। आपको पता होना चाहिए कि केंद्र की जो अवशिष्ट शक्ति है वह ऑस्ट्रेलिया से नहीं लेकर के कनाडा से लिया गया है। और कनाडा से और क्या लिया गया है, तो संघीय व्यवस्था प्लस ये हो गया, और दूसरा राज्यपाल की नियुक्ति, यह भी कहां से लिया गया है, तो ये सभी लिए गए हैं, इसको मिला करके इंक्लूड दिस, ये सब कनाडा से लिए गए हैं। तो आपके दिमाग में आएगा कि अगर कनाडा से ये लिया गया है तो फिर ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से भी 2-3 चीजें ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है एक तो प्रस्तावना की भाषा, आपसे पूछ ले कि प्रस्तावना कहां से लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, सही है, लेकिन सिर्फ प्रस्तावना की बात करें तो यह लिया गया है कहां से, यह लिया गया है यूएसए से। और इसके साथ क्या लिया गया है, तो संयुक्त बैठक जो होती है संसद में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, तो संयुक्त बैठक भी लिया गया है कहां से, आपको ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में होता है, तो आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया से एक और चीज ली गई है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला है ऑप्शन आपातकाल की शक्तियां, तो वह जर्मनी, यानी कि वह जर्मनी से भी लिया गया है। अगर इसमें से पूछे कि कौन सुमेलित नहीं है तो सी इसमें सही हो जाएगा, सी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सही है। रिसेंटली बीपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि इसके जो 4 द्वीप है इसमें से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ठीक है, तो इन 4 द्वीपों को पहले आपको समझना होगा कि ये 4 द्वीपों का क्रम क्या है। तो मैप से आपको देखते हैं, ये है हमारा एशिया का मैप। अगर आप एशिया के मैप में देखेंगे तो रसिया का एरिया सबसे ज्यादा है, चाइना है, इंडिया है, और जापान कहाँ है, तो जापान ये एक छोटा सा जगह हो गया जापान। ठीक है, छोटा एरिया के हिसाब से भले ही छोटा हो, लेकिन ग्रोथ के मामले में, इनोवेशन के मामले में सबसे आगे है। अब आप देखते हैं कि जापान में जो चारों द्वीप हैं उनकी क्या स्थिति है। तो जो सबसे ऊपर का द्वीप है उसको बोलते हैं होकाइडो, उसके बाद है होन्शु, और उसके बाद है शिकोकू और क्यूशु। आप कहेंगे कि शिकोकू ऊपर है या क्यूशु ऊपर है, तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये ब्लू के ऊपर थोड़ा सा येलो का पार्ट आ जाएगा। अगर आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करें तो इस लाइन के ऊपर में येलो थोड़ा सा आएगा, इसीलिए शिकोकू द्वीप जो है वो इससे ऊपर हो जाता है। तो होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू गलत है, क्योंकि शिकोकू जो है वह 3rd पोजीशन पे आता है। ठीक है, यानी कि शिकोकू 3rd में किस पे है, इसमें है, यानी कि होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। सुग्राही कहने का मतलब सुनने में सबसे मधुर लगता है, उसको सबसे अच्छा प्रतीत होता है। तो यह बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। इसका जो 1000 से लेकर 5000 हर्ट्ज तक मनुष्य का जो कान है वह सबसे सुंदर या सबसे मधुर उसको सुनने में लगता है। ठीक है, मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, तो यह लाल रंग के लिए नहीं होती है बल्कि पीला और हरा के लिए सबसे ज्यादा सुग्राही होती है। तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। तो दृष्टि की दृढ़ता जो है वह 1/16 सेकेंड होती है, और सुनने की दृढ़ता जो है वह 1/10 सेकेंड होती है। कहने का मतलब है कि अगर 1/10 सेकेंड के बाद दूसरी ध्वनि आ जाएगी हमारे कान में तो वो दोनों मिक्स हो जाएगा, फिर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सी ध्वनि पहले और कौन सी ध्वनि बाद की है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 10th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। दूसरा है कि ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। तीसरा है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को निर्वाण कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि महावीर स्वामी का जो जन्म था वह कुंडग्राम में हुआ था, यह सही है। कब हुआ था इनका जन्म, तो 599 BC में हुआ था। लूसेंट में और दूसरे बुक्स में 540 दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है।
अब नए एनसीईआरटी में भी सुधार कर दिया गया है, यानी कि 599 BC है। यह भी कहा जाता है कि महावीर स्वामी का जो जन्म है वह बुद्ध से पहले है। तो भगवान बुद्ध का कब है? तो भगवान बुद्ध का आपको पता होगा कि 563 BC में है उनका। तो 563 BC से ज्यादा हो गया कौन सा? 599, क्योंकि आपको पता है कि यह घटते क्रम में होता है BC में, यानी कि ऊपर है 600 तो 600 से फिर घटते घटते आएगा 550 तो 500 नीचे, यानी कि महावीर स्वामी का 599 में है, वो बड़े हैं या वो पहले के हैं इनसे, बुद्ध भगवान से। ठीक है। दूसरा है कि ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। तो प्रथम तीर्थंकर है, यह तो सही है, लेकिन सिंह जो है वो सिंह प्रतीक चिन्ह ऋषभ देव का नहीं है, बल्कि सिंह प्रतीक चिन्ह किसका है? तो महावीर स्वामी का है सिंह। ठीक है। अगर ऋषभ देव का पूछे तो ऋषभ देव का क्या है? तो ऋषभ देव का है बैल। इस हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। थर्ड क्या है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को निर्वाण कहा जाता है। तो निर्वाण के बारे में आप जानते होंगे कि निर्वाण कहा जाता है किसमें? बौद्ध धर्म में, जब बौद्ध धर्म की प्राप्ति होती है। इसमें क्या कहा जाता है जैन धर्म में? तो इसको कैवल्य कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कह सकते हैं? कैवल्य के साथ 4 ऑप्शन होगा। या बौद्ध धर्म में जो पूर्ण ज्ञान की स्थिति है उसको क्या कहते हैं? तो निर्वाण हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही है? तो तीसरा भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, यानी कि केवल पहला स्टेटमेंट सही है। उसके बाद है कि जो क्वेश्चन हमने आपको बताया उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं, मतलब आप सीरियस हैं, तो इनके कमेंट भी आप जरूर दीजिएगा। onlybpsc@onlybpsc से आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहां पे इसका PDF हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।